तो अभी तक हमने जो देखा था आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, हम क्या देख रहे थे कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है, आयनिक कैरेक्टर आता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लग रही है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा था वो क्या थी, लैटिस एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हमें लैटिस एनर्जी कंप्लीट करना है। उससे बेसिस बेसिस क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो वो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, पर जब कंपेयर करता हो एक से ज़्यादा कंपाउंड को, जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है और वो पूछता है कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या सॉरी किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें उसका कंपेयर करना आना चाहिए और हम उसको सॉल्व करना आज इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिरकार लैटिस एनर्जी होती क्या है। लैटिस एनर्जी, तो मैंने इसको एक एग्जांपल से दिखाया था। मैंने क्या कहा था कि जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम किस फेस में, यहाँ पर गैस फेस में, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और वो किस में पहुंच गया था, सोडियम प्लस में। ठीक है, इसी तरह Cl माइनस जो था गैस फेस में, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये इसने बनाया क्या, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने उस टाइम कहा था कि गैस फेज के कंपैरिजन में सॉलिड फेज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे मतलब 1 मोल में यहाँ पे कितना बोल सकता हूँ, मिनिमम 1 मोल सोडियम प्लस और मिनिमम 1 मोल Cl माइनस। ठीक है, ये आपस में मिलते हैं और 1 मोल ही यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मिनिमम 1 मोल ले रहा हूं मैं तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर सोडियम प्लस और एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही यहाँ पर Cl माइनस आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में और एक अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस को हुआ क्या है, अट्रैक्शन। ये दोनों क्या हो रहे हैं, दे आर ऑपोजिट चार्ज। ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन प्रोसीड हुआ। ठीक है, और हम जानते हैं जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की एनर्जी जब रिलीज होती है तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो बनने वाला लैटिस है, जैसे यहाँ पे NaCl है, तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी को लूज करके इसने क्या करा, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि लैटिस का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि लैटिस से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। आती है बात समझ में यहाँ पर। तो ये हमारा लैटिस एनर्जी था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of gases, 1 mole of gaseous ion form 1 mole of gaseous ion form lattice, और गैसेस आयन फॉर्म लैटिस। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन फॉर्म लैटिस। ठीक है, जब लैटिस 1 मोल आयन, अब वो ये जो आयन है वो कौन कौन से हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, यहाँ पे आयन का मतलब क्या है मेरा, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 1 मोल गैसेस कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर लैटिस बनाने के लिए तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी।
आ रही है क्लियर बात? क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये लैटिस एनर्जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, कहानियां भी सुनी होगी आपने, बहुत जब बिल्कुल छोटी क्लास में थे तब आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बूढ़ा बाप था, उसके 4 बच्चे थे, चारों आपस में लड़ते थे। तो जब बूढ़ा बाप मरने को आया तो उन्होंने एक एक लकड़ी मंगाया सबको तोड़ने के लिए, कहा, उन्होंने तोड़ दिया। जब उसका बंडल बांधा तो तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। बस वही वाली बात है, जब सिंगल आयन थे तब उनमें यूनिटी नहीं थी, आराम से क्या हो रहे थे, वो टूट रहे थे, स्टेबल नहीं थे। लेकिन जब 1 मोल आयन आपस में जुड़े तो लैटिस का फॉर्मेशन हुआ, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनमें यूनिटी आ गई। अब मुझे सिर्फ एक अट्रैक्शन को नहीं तोड़ना, वहां पे 1 मोल अट्रैक्शन है। अब मुझे अगर मुझे सिर्फ ब्रेक करना है तो मुझे कोई एक अट्रैक्शन को नहीं तोड़ना, 1 मोल अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो ब्रेक होगा। तो आप ही बताइए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? आती बात यहाँ तक क्लियर समझ में? ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके डिटर्मिनेशन करूंगा कि लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो देखो यहाँ पे खास बात क्या होती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर मैं लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट डिटरमिनेशन करूं, अगर मैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू मैं इसको डिटरमाइन करना चाहूं या इसको निकालना चाहूं, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकूं बाय डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि लैटिस एनर्जी में बहुत सारे एनर्जी, जो लैटिस एनर्जी होती है वो उसमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारे आयन्स है जो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर मैं लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। और उसके लिए मेरे पास एक तरीका भी है, और वो तरीका मेरा क्या है, बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, हमारे पास एक तरीका है बॉर्न-हैबर साइकिल, और बॉर्न-हैबर साइकिल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि बॉर्न-हैबर साइकिल को हम कैसे यूज में लेते हैं। लैटिस कंपाउंड बनाएगा कोई एलिमेंट, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम जो है, NaCl का एग्जांपल लेंगे, वेल नोन एग्जांपल। तो सोडियम हमारा किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। अभी तक तो मैं गैस फॉर्म बोल रहा था, लेकिन होता क्या ये सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। अब देखो सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है, वो क्लोरीन के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा Cl2 के साथ में। और अगर मैं और क्लोरीन तो वैसे भी गैस फॉर्म में, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, NaCl का, जो कि किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड के फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो एक क्लोरीन और सोडियम तो एक ही थी, तो ये भी कैलकुलेट हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सोडियम सॉलिड को क्लोरीन गैस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया और NaCl का फॉर्मेशन किया। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है क्या, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है किसका, NaCl का, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी चेंज हुई है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं इसका एक और नाम ले सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको एंथैल्पी या हीट को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा का मतलब चेंजेस से है, तो H से डिनोट करते हैं इसको, और फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा HF। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी चेंज हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा HF। ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, रूम से लेकर बाथरूम तक जाने का जो रास्ता है वो डायरेक्ट है, पर अपन ऐसे तो कभी जाएंगे ही नहीं, ऐसे तो रास्ता कभी होगा ही नहीं, हम तो सब क्या करेंगे, घूम फिर के जाएंगे। ठीक है,
तो घूम फिरने में क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सोडियम सॉलिड। सोडियम सॉलिड तो कभी बॉन्ड बना नहीं सकता क्लोरीन गैस के साथ में, फेज तो इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सोडियम सॉलिड जब तक आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और क्लोरीन भी जब तक आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब तक तो इनके बीच में लैटिस बनना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। निकल सकता है क्या सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन? आप खुद से सोचिए, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी में हम बात करते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम की। तो सबसे पहले तो सोडियम सॉलिड जो है, आप खुद सोचिए किस में आना चाहिए, गैस फेस में, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड जो है सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सोडियम गैस के अंदर, ठीक है। अब आप बताओ कि कोई भी सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस फेस में कैसे ला सकते हैं? कोई भी सॉलिड है उसको हम डायरेक्ट गैस फेस में कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ पर जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। जानते हो सब्लिमेशन एनर्जी? किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस फेस में लाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। जैसे आप कपूर वपूर का एग्जांपल जानते होंगे। तो अब मुझे बताओ, सॉलिड को अगर गैस फेस में लाना है तो मुझे उससे एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी? ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दूंगा तभी तो टूटेगा, क्योंकि सॉलिड तो कंबाइंड फॉर्म में, गैस डिस्पर्स फॉर्म में। तो सॉलिड सोडियम को अगर मुझे ब्रेक करना है गैस के अंदर, तो मुझे एनर्जी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एनर्जी देता हूं, ठीक है, और सोडियम सॉलिड कन्वर्ट होता है सोडियम गैस के अंदर, तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब उतनी एनर्जी उसने सोडियम ने क्या करा, एक्सेप्ट किया है, ठीक है, गेन किया है। तो मैं इसको प्लस साइन से शो करूंगा। ओवरऑल सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब सोडियम गैस में से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सोडियम प्लस में, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और गैस फेस में तो यही सही है। अब ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है? मैं आप पढ़ चुके हैं उसको, तो बताइए क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी क्या करनी पड़ती है, हमें देनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो हमारा सोडियम प्लस का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब ये तो तैयार हो गया लैटिस बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्लोरीन तैयार नहीं है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है, मतलब Cl माइनस के फॉर्म में लाना है। पर Cl2 तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज स्पीशीज के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl2 क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? तो मेरे को Cl2 को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे इस Cl2, ये जो क्लोरीन है जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब आप देखो, मैं यहाँ पे जब एनर्जी देता हूं तो ये एनर्जी तो दोनों तरफ जाएगी ना, ये क्लोरीन भी लेगा और ये क्लोरीन भी लेगा, मतलब इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी, अब मैं सिर्फ एक क्लोरीन की बात करूं तो 100% एनर्जी थोड़ी लेके आएगा। क्या मैंने एनर्जी दी तो एनर्जी तो इन दोनों की बढ़ेगी। तो इमेजिन करो, अगर मैंने x एनर्जी दी है तो हाफ x ये ले गया और हाफ x ये ले गया। तो यहाँ पे एक क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो टोटल डिसोसिएशन एनर्जी का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एनर्जी दी है उसको हाफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो डिसोसिएशन एनर्जी 100% थी उसका हाफ इसके पास आया, बाकी हाफ दूसरा लेगा, जिसे हमें लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सब्लिमेशन तो देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन जो है वो ऑलरेडी गैस फॉर्म में है। अब देखो बच्चों, क्या करना होता है, इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। अच्छा, ये डिसोसिएशन एनर्जी में मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ रही थी, प्रोवाइड ही करनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होती है, एनर्जी
लूज होती है, ठीक है। तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं बता चुका हूँ पहले, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, ऑपोजिट ही है, ठीक है। तो ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में। इसमें एनर्जी गेन हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस का फॉर्मेशन हो गया गैस फेज में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सोडियम सॉलिड भी तैयार, सोडियम प्लस गैस और Cl माइनस गैस दोनों तैयार है लैटिस फॉर्मेशन के लिए। ये दोनों अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब आप मुझे बताइए कि ये लैटिस एनर्जी में एनर्जी लूज होगी या गेन होगी। मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे सोडियम प्लस 1 मोल सोडियम प्लस 1 मोल Cl माइनस जो है आपस में कंबाइंड होंगे। तो आपस में जब कंबाइंड होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर लूज होगी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी में भी ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे लूज होती है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मैं ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, यहाँ से डेल्टा HF मैं यहाँ से सोडियम सॉलिड को Cl2 गैस के साथ जब बॉन्ड बनवाता हूं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम NH क्लोराइड का, ठीक है। तो ये तो हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन। पर हीट ऑफ फॉर्मेशन अकेला थोड़ी, इसके साथ तो बहुत सारा एनर्जी एसोसिएट है। इतना सारा रास्ता होता है तब जाके डेल्टा HF आता है। मतलब डेल्टा HF जो है वो किस किस एनर्जी का सम है, सब्लिमेशन एनर्जी का जो कि ऐड हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो कि ऐड हो रही है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है, और माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और माइनस लैटिस एनर्जी का, ठीक है। आती है यहाँ तक बात समझ में। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया है डेल्टा HF की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, अगर आपको लैटिस एनर्जी के बारे में पूछना, वो आपसे चाहता है कि लैटिस एनर्जी बताइए कितनी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, वो वैल्यू देगा आपको। अगर डेल्टा HF पूछना है उसको, तो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, इन सब की वैल्यू देगा। तो वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा HF की वैल्यू आ जाएगी। अगर लैटिस एनर्जी पूछ रहा है तो वो डेल्टा HF देगा, सारी वैल्यू दे देगा। मतलब इसमें से कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है, सारी वैल्यू देगा और एक वैल्यू को मिस कर देगा और वही वैल्यू तुमसे वो पूछेगा, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, इतना ज्यादा टफ भी है नहीं है। क्लियर है बात समझ में। तो इस तरह से NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ही सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस के साथ लैटिस नहीं बनाता। पहले सोडियम सॉलिड को गैस में आना पड़ता है, फिर उसको आयन के फॉर्म में आना पड़ता है, इसी तरह क्लोरीन को डिसोसिएट होना पड़ता है, फिर उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और Cl माइनस मतलब एनायन में आना पड़ता है, फिर ये आपस में जुड़ते हैं, तब जाके लैटिस का फॉर्मेशन होता है और तब जाके एनर्जी वहां से लैटिस एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो डायरेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आती है, ठीक है। तो ये तो था NaCl का एग्जांपल। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि हम कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ही इसको करने की कोशिश कीजिए, बाकी इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है कैसे, सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहेगा, मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो हमारा यहाँ पे जो मैग्नीशियम वो सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में है, ठीक है। मैग्नीशियम को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको पहले गैस फेज में लाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम सॉलिड जो है वो मैग्नीशियम गैस में बन जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय प्रोवाइडिंग सब्लिमेशन एनर्जी।
मैं सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम कन्वर्ट करना है किसमें, कैटायन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Mg+2 में आता है। ठीक है, मैग्नीशियम की कोवैलेंसी कितनी देखी थी हमने, 2 ही देखी थी। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसको रिलीज करता है। एक साथ नहीं करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ रिलीज नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg प्लस गैस में। और यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सक्सेसिव एनर्जी है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि अभी एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी, एक और निकालना हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैं एनर्जी दूंगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। उसके बाद फिर मैं एक आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में आ जाएगा, Mg+2 में। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और ये भी क्या किया जा रहा है, इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। अब Mg+2 तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैग्नीशियम+2 तो तैयार हो गया, पर अभी ऑक्सीजन को और तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, MgO सॉलिड बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सी डायरेक्ट मेथड के थ्रू कौन सी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, फॉर्मेशन हुआ MgO का तो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करना चाहूँ तो 1/2 ऑक्सीजन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है, मतलब ऑक्सीजन को एनायन में कन्वर्ट करना है। एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल के एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल है, अभी तो मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए पहले से अनस्टेबल करना पड़ेगा। और अनस्टेबल कब होगा, जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। एटम स्टेबल नहीं होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑक्सीजन को ब्रेक करूंगा। और ब्रेक करने के लिए मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ भी चीज को अगर ब्रेक करना है तो मेरे को एनर्जी देनी तो पड़ेगी। मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, तभी तो 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, अब जितनी एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है तो वो दोनों पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेरी एनर्जी का हाफ इसके पास चल जाएगा और हाफ इसके पास। मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे एनर्जी कितनी लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। अगर मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करता तो डिसोसिएशन एनर्जी बाई 3। 4 पार्ट में ब्रेक करता तो डिसोसिएशन एनर्जी बाई 4। मतलब कोई भी अलग एलिमेंट को, इसको तो नहीं है तो 2 ही पार्ट में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये तो कन्वर्ट हो गया कितना, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है तो प्लस में, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, गेन होती है? इन सब जगह गेन हो रही थी, पर यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -EA, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो माइनस एनायन के अंदर। ठीक है, गैस फॉर्म में। इसके बाद मुझे इसे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना। ठीक है, बाइवेलेंट एनायन होता है हमारा ऑक्सीजन, -2 का चार्ज आता है, तो अभी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O2- में। तो यहाँ पे अभी भी कौन सी एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे एनर्जी जो है, देखो खास बात, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने यहाँ पे देखा था कि एनर्जी रिलीज हो रही थी, पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप खुद से सोचो कि एक लिफ्ट है, ठीक है, उसमें 8-10 बंदे अंदर है उस लिफ्ट के। अब एक और बंदा आया कि भाई साहब मैं भी आऊंगा लिफ्ट के अंदर। उसने कहा ठीक है भैया, एक और के लिए जगह आजा।
तो उसने क्या करा उसको, अब उसमें उसमें कैपेसिटी थी एक और बंदे को लेने की, तो वो क्या हो गया, उसने उस बंदे को, मतलब वो जो 8-10 जने हैं उन्होंने उसको अंदर ले लिया, थोड़ी एनर्जी वहां पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। फिर एक और बंदा आ गया देखे देखी कि नहीं मैं भी आऊंगा। तो आप खुद सोचो कि लिफ्ट में जगह 8 जनों की थी, एक बंदे को और ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो 9 हो गए। अब 10वां बंदा और आना चाहता है, 10वां इलेक्ट्रॉन और आना चाहता है, 10वां बंदा आएगा, तो ये लोग अपोज करेंगे नहीं करेंगे उसको कि हम नहीं आने देंगे। लेकिन मैं बाहर खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि 10वां बंदा अंदर आए, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा कि क्यों नहीं लेगा, इसको लिफ्ट के अंदर लेने ही पड़ेगा। तो अभी तक जो 90 बंदे को अंदर आने के लिए एनर्जी रिलीज की जा रही थी कि ठीक है आजा, 8 जने तो है, एक और हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर 10वें में तो ये 9 जने हैं, उसको अपोज करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं है, अब तो ये आपस में लड़ भिड़ेंगे, तो वो उसको ले ही नहीं रहे, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर रहा हूं वहां पर, मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई साहब कैसे भी करके तुम अंदर जाओ, और मैंने वहां पे एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस में जाएगी, प्लस में, ठीक है। यार इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल एटम तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कन्वर्ट हो जाता है वो माइनस में, लेकिन अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेना ऐड कराने की कोशिश करूंगा, तो देखो माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस और आने वाले इलेक्ट्रॉन भी माइनस, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और अंदर आने उसको नहीं देंगे। तो अब रोल में आना पड़ेगा किसको, हमें, और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, नहीं कैसे भी करके तू अंदर जा, तो हम उसको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर ही होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 O-2 में। आती है बात यहाँ पे, क्लियर समझ में आती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं EA1 और इसको बोलते हैं EA2 सक्सेसिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये कन्वर्ट हो गया एनायन में, ये कन्वर्ट हो गया केटायन में, हमारे दोनों आयन तैयार है आपस में जुड़ने के लिए अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू और लैटिस बनाने के लिए। जब 1 मोल मैग्नीशियम +2 आयन और 1 मोल ऑक्सीजन -2 आयन जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी को लूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स है, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ गई। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो डेल्टा HF का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इधर, सबसे पहले तो डेल्टा HF इक्वल टू किसका क्या हो जाएगा, डेल्टा HF इक्वल टू, आप बताओ सबसे पहले किसका सम है, डेल्टा HF इतने सारों का सम है, तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 प्लस IE2, ठीक है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, क्योंकि मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बाई 2 आएगा, NaCl में भी बाई 2 आ रहा था, जनरल फॉर्मूले में मैंने डिसोसिएशन एनर्जी लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनस EA1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा EA2, और लास्ट में माइनस लैटिस एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आती है। अब होता क्या है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी एक वैल्यू को स्किप करेगा और वो पूछ सकता है, ठीक है। जनरली हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, तो सभी वैल्यू आप लोगों को देगा वो, और क्या कहेगा, लैटिस एनर्जी निकालिए। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आती है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन।